हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। वोकेबुलरी के जो शब्द हैं ये ज़्यादातर जो बैंक के पिछले एग्ज़ाम्स हैं उनसे लिए गए हैं, लेकिन कोई भी शब्द किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि वोकेबुलरी में कोई एक ये डिस्टिंक्शन नहीं होती है कि ये वाला शब्द इसी एग्ज़ाम के लिए बना है। हालांकि ये शब्द जितने भी बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके 10 ईयर्स से लिए गए हैं, पुराने जो 10 साल के एग्ज़ाम हैं उनमें से लिए गए हैं। इससे पहले वोकेबुलरी के मेरे लगभग 7 से 8 वीडियो पहले आ चुके हैं जो आपने काफ़ी पसंद किए, और उनके नीचे आपने कमेंट्स लिखे कि मैं बैंकिंग से रिलेटेड भी शब्द डिस्कस करूं, और इसमें मैं उनसे रिलेटेड भी शब्द बताऊंगा। लगभग 50 शब्द इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को देखने से पहले आप जो वोकेबुलरी के बाकी वीडियोज़ हैं उनको भी देखें। उनमें मैंने सिनोनिम, एंटोनिम यानी कि समानार्थी और भिन्नार्थी शब्द भी कवर किए हैं। वोकेबुलरी के कोई भी वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर वैसे तो अंग्रेजी की एक अलग से प्लेलिस्ट है, लेकिन वोकेबुलरी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सिर्फ वोकेबुलरी रिलेटेड वीडियो ही उसमें डाले गए हैं। तो उसमें लगभग 7 से 8 वीडियोस आपको मिलेंगे और वो आपको देखने हैं। मैं शुरू करता हूं शब्दों से। सबसे पहला शब्द है ओब्लिवियस। OBLIVIOUS। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर भी ये शब्द पॉपुलर है, ओब्लिवियस, और क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी कठिन है। ओब्लिवियस ओब्लिवियस का मतलब होता है जब आपको पता ना हो या आप अवेयर ना हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, या आप किसी खतरे से अनजान हो, किसी चीज़ से अनजान हो। तो ओब्लिवियस का मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो है अनजान। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तस्वीर में ये व्यक्ति है, ये इसे जो खतरा है इसके ऊपर मंडरा रहा है, ये उससे बिल्कुल ओब्लिवियस है, यानी बिल्कुल अनजान है। ओब्लिवियस का मतलब है कोई अगर अवेयर ना हो। तो इसके लिए आप एक शब्द और ले सकते हैं, वो है अनअवेयर। अवेयर ना हो यानी अनअवेयर, या फिर कुछ हल्के सेंस में आप इसको अनकॉन्शियस भी बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज अनकॉन्शियस ऑफ द डेंजर। वैसे अनकॉन्शियस का मतलब ये भी हो सकता है कि जो बेहोश हो। तो जो बेहोश हो वो भी एक तरह से अनजान या अज्ञात की स्थिति में होगा। तो हल्के सेंस में आप अनकॉन्शियस भी इसे बोल सकते हैं। जब आप किसी चीज पर अपनी अटेंशन देते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो उसके लिए एक शब्द होता है हीड। हीड मतलब अटेंशन। और अगर आप किसी चीज पे अटेंशन नहीं देते हैं, यानी आप उस चीज से अनजान हैं, तो आप उसको हीडलेस भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ओब्लिवियस मतलब हीडलेस, क्योंकि अटेंशन लेस। जैसे ये व्यक्ति है, ये जो मछली है, इस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, सो ही इज हीडलेस। और अगर थोड़ा सा नेगेटिव टच देना चाहें तो आप इसको इग्नोरेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन इग्नोरेंट का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है किसी चीज को जानते हुए भी अनजान बनना, तो उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। तो ये कुछ शब्द हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आप इसमें अनअवेयर, अनकॉन्शियस। एक और अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसे किसी चीज से फर्क ना पड़े। एक तरह से जो अनजान व्यक्ति है वो उस चीज पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है कि उसे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, यानी वो इनडिफरेंट है। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क ना पड़ना। यानी अगेन, अगर लूजली आप इसे देखना चाहें तो ओब्लिवियस से ये मिलता जुलता शब्द है। एक शब्द और है जिसको बोलते हैं इनकॉग्निजेंट। इनकॉग्निजेंट मतलब जो अगेन अनअवेयर, जिसे उस चीज की जानकारी ना हो या ज्ञान ना हो। लेकिन अटेंशन से ज्यादा इनकॉग्निजेंट हम यूज करते हैं अनअवेयर डायरेक्ट के लिए, और इसके लिए हम ओब्लिवियस सबसे जो अच्छा शब्द है वो है जिसमें आप कहना चाहते हैं कि अनजान। दूसरा शब्द है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस मतलब होता है अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र से कहा कि कोई सवाल किया और उसका वो बार बार अलग अलग जवाब दे रहा है, यानी उसमें एक सीरियसनेस नहीं है। उस चीज को लेकर वो उस चीज को उतनी सीरियसनेस नहीं दे रहा है, यानी जिसके अंदर उतनी सीरियसनेस ना हो, जो अपने जैसे जवाब जो दे रहा है उस पर बार बार कभी बदल रहा है, कभी कुछ और कह रहा है, कभी हंसी मजाक कर रहा है, उसको बोल सकते हैं फ्रिवोलस। तो फ्रिवोलस मतलब जिसमें
कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सीरियसनेस या सेंस, जिसमें थोड़ी सी सेंस की, थोड़ी सी सीरियसनेस की कमी हो। इसके लिए एक सबसे अच्छा जो सिनोनिम है वो है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट मतलब भी वही है, फ्लिपेंट मतलब जो बार बार, जैसे जिसके जो जवाब हैं, जिसका जो व्यवहार है वो फ्लिप कर रहा है, यानी बार बार कभी लेफ्ट कभी राइट, एक तरह से बार बार जो अपने जवाब बदल रहा है, उसको बोलते हैं फ्लिपेंट। यानी जो एक जोक के मूड में है, एक मजाक के मूड में रहता है हमेशा, जो सीरियस नहीं है। सो ये है फ्लिपेंट या फ्रिवोलस। इससे मिलते जुलते वैसे कुछ और भी शब्द हैं। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है जो इतना सीरियस नहीं है, तो आप उसको उसके लिए और भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक शब्द है वैगिश। हालांकि ये वैगिश उतना पॉपुलर नहीं है शब्द, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये एग्ज़ाम में आएगा। वैगिश भी बोल सकते हैं। या फिर इसकी इस तरह के व्यक्ति की कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कोई ऐसी चीज़ जो उसके बारे में बताती है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि फैचुअस। क्योंकि इस तरह का कोई व्यक्ति होगा तो वो एक थोड़ा सा मूर्ख की कैटेगरी में आ जाएगा। तो फैचुअस मतलब होता है जो थोड़ा सा मूर्ख एक तरह से हो, उसे आप बोल सकते हैं। या आप इसे इनेन बोल सकते हैं। इनेन मतलब भी होता है थोड़ा सा जो मूर्ख है, जिसे उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उस तरह का व्यक्ति। इनेन, फैचुअस या फ्रिवोलस। लेकिन सबसे अच्छा जो शब्द है वो है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट और फ्रिवोलस। अगला है लैक्रिमोज। लैक्रिमोज शब्द कहाँ से आया? देखिए, हमारे जो आंखें होती हैं उनके अंदर एक लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं। लैक्राइमल ग्रंथि, ग्लैंड मतलब ग्रंथि जो कुछ बॉडी में बनाती है। तो लैक्राइमल ग्लैंड हमारी बॉडी में आंसू बनाते हैं। तो लैक्राइमल से वर्ड बना लैक्राइमोज। सो अगर कोई ऐसी चीज हो जो बार बार रो रही हो, या कोई ऐसी चीज जिसे देख के आंसू आए, उसको बोलते हैं लैक्रिमोज। सो कोई भी ऐसी चीज जिसे देख के आंसू आए उसे बोलते हैं लैक्रिमोल। यानी कोई रो रहा हो तो वो भी लैक्रिमोज है। या कोई ऑलमोस्ट रोने वाला हो, आप उसके लिए भी लैक्रिमोज शब्द यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लिटल लैक्रिमोज बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज सो सिक एंड फीलिंग मिजरेबल। यानी कि जो लैक्रिमोज बच्चा था वो रो रहा था क्योंकि वो बहुत बीमार था। तो एक तरह से वही है, मतलब कि जो टीयरफुल, यानी टीयर, टीयर मतलब आंसू, तो टीयरफुल मतलब जो आंसू युक्त, आंसू युक्त यानी लैक्रिमोज। वीपिंग मतलब रोना। वीपिंग के लिए आप एक शब्द और यूज कर सकते हैं, क्राइंग। क्राइंग का मतलब भी होता है रोना। और इसमें कई और भी शब्द आ सकते हैं रोने या इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आप इसको टीयरी भी बोल सकते हैं। टीयर मतलब आंसू, तो टीयरी मतलब आंसू युक्त। या फिर रोने के लिए एक और शब्द होता है सोबिंग। सोब करना यानी रोना, तो इसका मतलब भी होता है रोना। मान लीजिए कई बार आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी जो जिसको देखकर बहुत ज़्यादा, जो बहुत इमोशनल पिक्चर है, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं टीयर जर्कर। दैट मूवी, कोई पूछता है कि आपको पिक्चर कैसी लगी, तो आपको अगर एक्सप्लेन करना है अंग्रेजी में तो आप बोल सकते हैं दैट मूवी वॉज अ टीयर जर्कर। टीयर जर्कर यानी उस आंसू दिलाने वाली। एक तरह से लैक्रिमोज वर्ड भी आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। सो ये सारे शब्द हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। लैक्रिमोज, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो आप उसको बोल सकते हैं पोइग्नेंट। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद करना है। पोइग्नेंट मतलब वेरी वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल। पोइग्नेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि वो पिक्चर बहुत पोइग्नेंट थी, यानी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और इसी तरह से एक और शब्द है, आप इसको बोल सकते हैं मेलेनकोली। मेलेनकोली यानी ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंस में है, थोड़ा सा उदासीन। मेलेनकोलिक उसको बोलते हैं जो जो थोड़ा उदासी देके आए, यानी थोड़ा सा हल्का शब्द है, एकदम आंसू नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा आंसू युक्त, आंसू की तरफ जो लेके जाए, थोड़ा उदासी की तरफ लेके जाए, उसको बोलते हैं मेलेनकोली। सो ये कुछ शब्द हैं जो इसमें आपको याद रखने हैं। और इसके उल्टे कोई शब्द आप ऐसे याद रख सकते हैं जो आपको कोई चीज खुशी दे, यानी चीयरफुल या लाइवली, सेलिब्रेटरी, हैप्पी, ये सारे इसके उल्टे शब्द हो जाएंगे। अगला है जोकुंड। जैसे ये जोकुंड शब्द भी अब वही है। जोकुंड मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश। जैसे इसमें तस्वीर में जो व्यक्ति जो दोनों हैं, ये बहुत ज्यादा जोकुंड हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं चीयरफुल। चीयरफुल लिखा हुआ है यहाँ पर। चीयरफुल मतलब जो बहुत ज्यादा खुशी देने वाला, बहुत ज्यादा खुशी। लाइट हार्टेड भी मतलब वही होता है कि बहुत ज्यादा जो आपको
एक हल्के दिल में लेना, यानी खुशी से एक। और सेलिब्रेटरी भी बोल सकते हैं, कोई अगर सेलिब्रेशन हो तो उसमें भी काफ़ी खुशी होती है। सेलिब्रेटरी, या आप इसको बोल सकते हैं मैरी। मैरी मतलब ये MERRY है, ना कि MARRY। MERRY मतलब मैरी मतलब खुशी, और MARRY मतलब जो मैरिज से रिलेटेड होता है। जॉयफुल भी बोल सकते हैं, जॉय मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता, तो जो चीज आपको खुशी दे यानी जॉयफुल। इसके अलावा फेस्टिव भी बोल सकते हैं, जैसे एक फेस्टिवल होता है उस पर बहुत खुशी लेके आता है, तो फेस्टिव ओकेजन यानी काफी प्रसन्नता वाला जो ओकेजन होता है, आप उसे फेस्टिव भी बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द हैं जोकुंड, फेस्टिव, सेलिब्रेटरी, मैरी, जॉयफुल। और जो व्यक्ति है आप उसे जॉयस भी बोल सकते हैं, जॉयफुल। जॉयस भी वही है, जो चीज आपको खुशी दे वो जॉयस। सो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। अब जैसे यहां लिखा है अ जोकुंड वेडिंग पार्टी। जोकुंड वेडिंग पार्टी यानी जो वेडिंग पार्टी है वो काफी प्रसन्नता देने वाली है, जोकुंड है। अगला शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं पुस्सिलैनिमस। पुस्सिलैनिमस, इसकी आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछा जा सकता है। पुस्सिलैनिमस उस व्यक्ति को कहते हैं जो जिसमें साहस की कमी हो। साहस, करेज। अंग्रेजी में साहस को बोला जाता है करेज। तो जिस व्यक्ति में करेज की कमी होती है उसे बोलते हैं पुस्सिलैनिमस। इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छे शब्द हैं। टिमिड, टिमिड भी मतलब पुस्सिलैनिमस। टिमिड मतलब वो व्यक्ति जिसमें करेज ना हो, जिसमें हौसला ना हो, जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। इसको आप शाई भी बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी है उसको बोलते हैं शाई। जो जो लोगों से घुलने मिलने से भी डरता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। जो अपने में ही रहता है, जो अपने विचारों को अपने अंदर रखता है। आप अगर इसको नेगेटिव सेंस में यूज करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कावर्ड, जिसमें साहस की कमी है। हिंदी में बोलते हैं कावर्ड को भगोड़ा, जो मुसीबत देके भाग जाए, तो उसको बोलते हैं कावर्ड। कावर्ड के लिए एक और शब्द है डस्टार्ड। डास्टर्ड। और अगर कोई कावर्डली हरकत करता है यानी भगोड़ापन दिखाता है तो आप उसे बोल सकते हैं डास्टार्डली। आप इसको बोल सकते हैं गटलेस। गटलेस मतलब जिसमें गट्स ना हो, जिसमें हिम्मत ना हो, तो उसको बोलते हैं गटलेस। या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक वर्ड जिसे बोलते हैं चिकन हार्टेड। ये शब्द वैसे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी यूज होता है। चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब बिल्कुल एक जिसमें एक जो चिकन होता है, जो एक उसके जैसा बिल्कुल एकदम, जो जिसमें साहस ही ना हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत ज्यादा साहस है, जो बहुत ज्यादा दुरुस्त है, बहुत ज्यादा जिसमें हिम्मत है, उसके को आप बोलेंगे लायन हार्टेड। लायन हार्टेड मतलब शेर दिल, लेकिन चिकन हार्टेड मतलब जिसमें बिल्कुल साहस ना हो। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। अगला शब्द है जिंगोइज्म। ये शब्द आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे, जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब होता है अगर आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेके, खासकर ये शब्द यूज होता है कंट्री को लेके, अगर आप जरूरत से ज्यादा देशभक्ति दिखाते हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है जिंगोइज्म, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। जरूरत से ज्यादा देशभक्ति का मतलब यहां पे ये है कि जैसे इस तरह से बोलना कि मेरा ही देश अच्छा है, बाकी दुनिया के देश हैं वो बेकार हैं, या हमारी ही भाषा अच्छी है, हमारा ही धर्म अच्छा है। ये सब एक्सट्रीम किसी चीज में जरूरत से ज्यादा आप करते हैं तो वो जिंगोइज्म के अंदर आता है। जैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा। जैसे इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है जैसे शोविनिज्म। शोविनिज्म भी वही है। अगर आप मान लीजिए आपसे कोई एक विदेशी बात करता है पर आप विदेशी से बात करने से भी इनकार कर देते हैं कि नहीं विदेशी तो बहुत ही खराब लोग हैं, तो दूसरे धर्मों के लोगों को जगह ना देना अपने दिल में, दूसरे देश के लोगों को जगह ना देना, इसको कहा जाता है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया मतलब दूसरे जो जाति हैं, प्रजाति हैं, दूसरे धर्मों के लोग, दूसरे देश के लोग, उनको अपने दिल में जगह ना देना, क्योंकि आपके मन में एक इस तरह का विचार है कि जो हमारे ही लोग हैं, अपने लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, जरूरत से ज़्यादा आप देशभक्ति दिखाते हैं। तो ये काफ़ी नेगेटिव वर्ड है जिंगोइज्म। शोविनिज्म थोड़ा सा जिंगोइज्म से हल्का शब्द है, उतना नेगेटिव नहीं है। डिपेंड करता है सेंटेंस में आप इसको किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। शोविनिज्म। सो 3 वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोविनिज्म, जिंगोइज्म और जीनोफोबिया। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। जिंगोइज्म मतलब एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, एकदम से कोई अगर आपके देश के बारे में हल्का सा कुछ बोल दे एकदम से लड़ाई पे उतार आना, तो वो सब जिंगोइज्म कहलाता है।
नेक्स्ट है स्लुथ। ये एक थोड़ा सा आसान शब्द है, लेकिन थोड़ा सा इसे प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, उच्चारण करना इस शब्द का थोड़ा सा कठिन है। स्लथ, इसे स्लथ या स्लुथ प्रोनाउंस किया जाता है। स्लुथ बोलते हैं किसी जासूस को, जासूस को बोला जाता है स्लुथ। और जो जासूस होता है, आप उसके लिए कई सारे शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे डिटेक्टिव। डिटेक्टिव होता है जो जासूस होता है। एक एक शब्द और होता है बिल्कुल इससे मिलता जुलता, थोड़ा सा फर्क है, जिसे बोलते हैं स्पाई। स्पाई भी जासूस को बोलते हैं, लेकिन जनरली जो स्पाई होता है वो किसी मिशन पर जाता है, जैसे किसी गवर्नमेंट मिशन पर जाएगा या छुपकर काम करेगा। जब कोई छुपकर काम करता है, यानी मान लीजिए कोई जासूस है, उसने ऐसा भेष बना लिया है कि कोई उसे पहचान ना पाए, तो आप उसे बोलते हैं इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो यानी छुपकर, जिसकी कोई शिनाख्त ना हो, जो जिसे कोई पहचान ना पाए। जैसे भारत के जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका नाम है अजीत डोवल। अजीत डोवल छुपकर पाकिस्तान में कुछ समय रहे थे और उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। वो एक तरह से इनकॉग्निटो मिशन पर थे, इनकॉग्निटो। तो इस तरह से जो जासूस है ये छुपकर काम करता है, यानी एकदम सीक्रेट, एकदम अपनी जो पहचान है वो सीक्रेट रखता है। सीक्रेट के लिए बहुत अच्छे शब्द हैं हमारे पास, जैसे कुछ शब्द एग्जाम में बहुत पॉपुलर हैं। जैसे पहला शब्द है क्लैंडेस्टीन, CLAN, DESTINE। क्लैंडेस्टीन मतलब कोई चीज छुपकर करना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्लाइली। स्लाई मतलब सीक्रेट और स्लाइली मतलब सीक्रेटली। तो क्लैंडेस्टीन मतलब भी होता है छुप के काम करना, स्लाइली और सीक्रेटली। तो ये सारे इनका मतलब है, ये सारी क्वालिटीज एक जासूस की हैं, सीक्रेटली काम करना, क्लैंडेस्टीन काम करना या स्लाइली काम करना। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेट। इसको मैग्नेट यानी कि चुंबक नहीं आपको बोलना है, ये मैग्नेट अलग है, वो मैग्नेट अलग होता है। वो चुंबक वाला मैग्नेट ये है, उसकी स्पेलिंग ये है MAGNET, मैग्नेट। कई बार मैं देखता हूं कुछ लोग बोलते हैं किसी धनी आदमी को कि ये व्यापार चुंबक है, क्योंकि हम कई बार इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं बिजनेस मैग्नेट। जैसे अंबानी है या अदानी है, या ये तस्वीर में जो सज्जन है इनका नाम है बिल गेट्स। तो ये बिजनेस मैग्नेट है, लेकिन ये व्यापार, हिंदी में इनको हम ये नहीं कहेंगे कि ये व्यापार चुंबक है। कई लोग ऐसे बोलते हैं व्यापार चुंबक, ऐसा नहीं है। वो मैग्नेट अलग होता है, ये मैग्नेट अलग है। मैग्नेट वो चुंबक, उसकी जो स्पेलिंग है वो है MAGNET। और वो मैग्नेट जो बहुत धनी व्यक्ति, बहुत रईस, बहुत इन्फ्लुएंशियल, जिसका बहुत औहदा हो, बहुत ज्यादा इज्जत हो समाज में, वो है MAGNATE। तो ये जो आखिरी में टी है ये भी आपको लगाना है, और ये भी स्पेलिंग मिस्टेक्स में शब्द अक्सर पूछा जाता है। और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत रईस है, बहुत पैसे वाला है, यानी वो वेल्दी है। वेल्दी मतलब जिसके पास धन, असीम अपार धन हो, चाहे वो महिला हो या वो कोई सज्जन हो, दोनों ही उनके लिए आप यूज कर सकते हैं बिजनेस मैग्नेट। लेकिन इसके लिए हमारे पास और भी अच्छे शब्द हैं, जैसे टाइकून। टाइकून मतलब जो किसी एक बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा धन कमा ले, बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, वो है टाइकून। तो बिजनेस मैग्नेट और बिजनेस टाइकून एक ही बात है। इनफैक्ट आप उसको मोगुल भी बोल सकते हैं, MOGUL। हालांकि ये शब्द नॉर्मल उच्चारण में नहीं यूज होता, लेकिन मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर बोला जाता है। जैसे माल्या को बोला जाता था कुछ 2-3 वर्षों पहले तक, जब तक उनके पास धन काफी था, कि ही इज अ वाइन मोगुल, यानी वो शराब के मोगुल हैं। यानी उनका जो एम्पायर है पूरा, वो शराब पर बेस्ड है, यानी वो ही इज अ मोगुल। या फिर आप इसको बोल सकते हैं बैरॉन। जैसे माल्या के लिए एक शब्द अखबार में अक्सर यूज किया जाता था, लिक्वर बैरॉन, की लिक्वर यानी शराब के वो बादशाह हैं, यानी बैरॉन है। तो ये 4-5 शब्द यूज किए जाते हैं। कुछ शब्द और हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यापारी है तो आप उसे बोलते हैं मर्चेंट। मर्चेंट यानी नॉर्मल व्यापारी, जरूरी नहीं है कि वो बहुत धनी हो। अगर कोई ऐसा व्यापारी है जिसने नया नया काम शुरू किया है अभी, या नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर वो नए नए बिजनेस स्टार्ट करने में विश्वास रखता है, तो आप उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। ये स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मैं स्पेलिंग एक बार रिपीट कर देता हूं, एंटरप्रेन्योर, ENTRE, एंटरप्रेन्योर, NEUR। तो इसका थोड़ा सा उच्चारण भी डिफिकल्ट है, कई लोग इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं।
तो एंटर नहीं है, ध्यान से देखिए, ऑन्ट्र है, तो आपको बोलना है ऑन्ट्रप्रेन्योर। तो इसका उच्चारण इस तरह से किया जाता है। ऑन्ट्रप्रेन्योर मतलब जो नए नए बिजनेस स्टार्ट करने में विश्वास रखता है, थोड़े से इनोवेटिव बिजनेस करता है, उसे बोलते हैं ऑन्ट्रप्रेन्योर। पर ये चार शब्द एक जैसे हैं बिल्कुल। मैग्नेट, टाइकून, TYCOON। टाइकून को टाइफून से कंफ्यूज मत करना। टाइफून एक तूफान होता है जो जिसे साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात। साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं एशिया के देशों में, जैसे जापान में, जैसे इंडोनेशिया में, यहां पर इन्हें टाइफून कहा जाता है। सो टाइफून एक अलग चीज है, टाइकून एक अलग चीज है। नेक्स्ट शब्द है एडजुडिकेट। एडजुडिकेट होता है जज करना। जैसे आप किसी चीज को अगर जज करते हैं, कोई मान लीजिए आपके पास कोई केस आया और आप जज हैं, तो आप उसको एडजुडिकेट कर रहे हैं। आप उसमें अपना फैसला सुनाएंगे, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और फिर केस को एडजुडिकेट करेंगे। एडजुडिकेट करना यानी उसको एग्जामिन करना, उसका निरीक्षण करना, उसको बोलते हैं एग्जामिन करना। तो आप केस को सुनेंगे, उसे जज करेंगे। इसको आप जज की बजाय एडजज भी बोल सकते हैं। एडजज भी एक ही बात है, थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड है वैसे एडजज, लेकिन क्योंकि जज उसे करता है तो हम उसे बोलते हैं एडजज। और इसको एग्जामिन करना, एक और बहुत अच्छा शब्द है आर्बिट्रेट करना। आर्बिट्रेट, और जो आर्बिट्रेट करता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है? आर्बिट्रेटर का मतलब है जो नेगोशिएट करे, जो मामले को सुलझाए, जो किसी मामले में अपनी राय दे, एक जजमेंट दे, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। इससे एक बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, वो है आर्बिटर। आर्बिटर और आर्बिट्रेटर में जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, आर्बिट्रेटर होता है जो आर्बिट्रेट करता है या नेगोशिएट करता है, थोड़ा सा फर्क है, नेगोशिएट करता है। और आर्बिटर होता है रेफरी। आर्बिटर यानी रेफरी, जो गेम में रेफरी होता है या एम्पायर होता है, उसे बोलते हैं आर्बिटर। लेकिन आर्बिट्रेटर मतलब नेगोशिएटर। सो दोनों शब्दों में थोड़ा सा फर्क है। और इसके लिए एग्जामिनर भी बोल सकते हैं, एग्जामिन जो करता है या जो एडजुडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस भी यहां पर लिखा है, द केस वॉज एडजुडिकेटेड इन द स्टेट कोर्ट्स। यानी जो केस है वो जो स्टेट कोर्ट्स हैं उनके अंदर एडजुडिकेट किया गया, यानी उसके अंदर उसे एग्जामिन किया गया, उसके अंदर उसकी सुनवाई की गई। अगला शब्द है बफून। बफून बोलते हैं जोकर को। जोकर जो दूसरों को हंसाए या जिस पर लोग हंसे। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। आप इसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए एक सेंटेंस देता हूं कि उस नेता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो सब लोग उसे बफून समझने लगे। यानी कहने का मतलब यहां पे ये नेगेटिव सेंस में यूज किया है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो हास्यास्पद हो, यानी जिस पे आप हंसें, तो दूसरे लोग उस पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, यानी आपको बफून समझेंगे, यानी आपको एक जोकर समझेंगे। यहां पे जोकर पॉजिटिव नहीं है, यहां पे जोकर है कि दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, यानी आपको बफून समझ रहे हैं। तो आप इसको जोकर बोल सकते हैं, या एक पॉपुलर शब्द है क्लाउन। क्लाउन मतलब भी होता है जो जोकर होता है उसे भी क्लाउन। क्लाउन, बफून या जोकर एक ही बात है। नेक्स्ट है रिकैपिचुलेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है किसी चीज को समरी देना, किसी चीज की समराइज करना, उसको छोटा करना, समराइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बड़ी नॉवल पढ़ ली आपने 400 पन्नों की, और अब आप उसे रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, यानी उसे शॉर्ट में करके सिर्फ कुछ 40-50 पन्नों में लिख रहे हैं, यानी समराइज कर रहे हैं और सिर्फ जो मेन चीजें हैं वो बता रहे हैं। इसे बोलते हैं रिकैपिचुलेट करना। ये शब्द थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे मिलते जुलते शब्द हैं जिनमें लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे बोलते हैं कैपिचुलेट। कैपिचुलेट और रिकैपिचुलेट में सिर्फ फर्क है री का, और कई बार एग्जाम में कैपिचुलेट आ जाता है, कई बार रिकैपिचुलेट आ जाता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो मैं बताता हूं आपको इसको याद कैसे रखना है। देखिए, कैपिचुलेट का मतलब होता है जब आप घुटने टेक देते हैं, यानी आप सरेंडर कर देते हैं।
जब आप जैसे मान लीजिए कोई युद्ध में कोई राजा है, उसने कैपिचुलेट कर दिया। कैपिचुलेट कर दिया यानी अपने जो सामने वाली जो सेना थी उसके आगे उसने घुटने टेक दिए, उसने हथियार डाल दिए, जैसे कहते हैं ना हथियार डाल देना, तो इसने हथियार डाल देने को बोलते हैं सरेंडर कर देना, यानी अपनी हार मान लेना, यानी डिफीट, हार मतलब डिफीट मान लेना। या फिर इसको बोलते हैं कंसीड कर लेना। जैसे कंसीड हालांकि नेगेटिव शब्द नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसको बोलते हैं गिवन। कई बार जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो खिलौने के लिए रो रहा है और उसकी जो माँ है वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चा रोए जा रहा है, तो फाइनली जो माँ होगी वो कंसीड कर लेगी, यानी दूसरे की बात मान लेना। तो वो भी यानी माँ ने एक तरह से बच्चे के आगे सरेंडर कर दिया, अगर मैं एक भावार्थ उसका निकालूं तो, यानी शी गेव इन टू द चाइल्ड्स डिमांड, तो यानी वो कैपिचुलेट कर गई। सो कैपिचुलेट मतलब हार मान लेना, दूसरे की बात मान लेना, यानी ईल्ड कर देना, ईल्ड। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा रहता है, इसीलिए उसे बोलते हैं अनईल्डिंग। अन अगर हम किसी चीज के आगे लगा देते हैं यूएन, तो मतलब उस चीज का उल्टा। अनईल्डिंग मतलब जो बिल्कुल बात मान नहीं रहा है, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा सा लचीला नहीं है, अपनी बातों को लेकर बिल्कुल अड़िग है। तो अनयील्डिंग बोलते हैं उस व्यक्ति को जो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा रहे। इस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी में स्टबन। स्टबन यानी सनकी अपनी बात पे हमेशा अड़ा रहेगा, बिल्कुल उसकी बात में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे स्टबन या अनयील्डिंग। लेकिन जो ईल्ड कर जाए, यानी जो सरेंडर कर दे, बात मान ले, कंसीड कर जाए, गिवन कर जाए, कैपिचुलेट कर जाए। लेकिन री अगर आप लगा दें कैपिचुलेट के आगे, उसका मतलब है किसी चीज को छोटा करके लिखना, समरी देना, उसको समराइज करना। सो दोनों में आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अगला शब्द है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम बोलते हैं किसी बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को। कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो, जो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो सॉल्व करने के लिए, या कोई ऐसी पजल हो जो बहुत डिफिकल्ट हो। जैसे ये जो आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह का ये रंगीला जो ये क्यूब है, इसे बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब बोला जाता है। इसमें आपको सारे जो रंग हैं एक ही तरफ मिलाने होते हैं, और बहुत सारे लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसको सुलझाना इतना आसान नहीं है, यानी ये एक कॉनंड्रम है। ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट पजल है, इसको बोला जाता है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम को आप क्वेंड्री भी बोल सकते हैं। ये भी एग्जाम में अक्सर वर्ड आता है, क्वेंडरी। और क्वेंडरी की स्पेलिंग में याद रखिए QUANDARY होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, QUANDARY, क्वेंडरी। या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिलेमा। कोई पूछता है आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, और आप किसी अगर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं तो एक डिलेमा में हूं इस वक्त। डिलेमा में हूं यानी मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, यानी एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम में हूं, तो मैं एक डिलेमा में हूं। डिलेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DILEMMA यानी डिलेमा। इसके अलावा इसको आप अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप उसे मिस्ट्री बोल सकते हैं। मिस्ट्री मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, वो मिस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इजिप्ट के मिस्र, जिसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है, जो मिस्र के पिरामिड हैं, उनको पता नहीं चल पाया है कि उनके पीछे क्या कहानी है, यानी वो आज भी मिस्ट्री हैं। मिस्ट्री मतलब जिसको कोई सुलझा ना पाए आसानी से, उसके मिस्ट्री के लिए एक और अच्छा शब्द है एनिग्मा। एनिग्मा मतलब भी होता है जिसे कोई सुलझा ना पाए, जिसके पीछे का जो रहस्य है, वो जो कोई ऐसी चीज जो जो जिसमें काफी रहस्य हो, उसे बोलते हैं एनिग्मा या मिस्ट्री। तो मिस्ट्री और एनिग्मा दोनों का ही मतलब है रहस्य, रहस्यमय जिसे कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक जो शब्द है, इसके पीछे वैसे काफी एक ऐतिहासिक कंटेक्स्ट है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट, तो डॉन क्विक्सोट से बन गया क्विक्सोटिक। और हालांकि मैं इस कहानी पे नहीं जाऊंगा, ये ऐतिहासिक की कहानी क्या है, डॉन क्विक्सोट कौन थे, ये आप खुद सर्च कीजिए डॉन क्विक्सोट कौन थे। तो क्विक्सोटिक बोलते हैं, क्विक्सोटिक बोलते हैं, इसके अलग अलग शब्द हैं। जैसे क्विक्सोटिक को कोई रोमांटिक भी बोलता है, लेकिन ये रोमांटिक वो वाला रोमांटिक नहीं है जो रोमांस होता है या जो प्रेम होता है, वो वाला रोमांस नहीं है ये। रोमांटिक यानी जो प्रैक्टिकल ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो बच्चा है, ये जो
ये बहुत बड़े राक्षस से लड़ना चाहता है, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है, यानी प्रैग्मेटिक नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब होता है प्रैग्मेटिक, जो काम किया जा सके, जो करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। अगर आप लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है तो मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई डेस्टिट्यूट या पुअर आदमी है। जो निर्धन आदमी होता है उसे बोलते हैं डेस्टिट्यूट, और वो ये सोचता है कि अगले हफ्ते तक मेरे पास एक मर्सिडीज गाड़ी होगी। ये एक प्रैक्टिकल सोच नहीं है, ये इसके होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं है चीज, यानी उतनी प्रैग्मेटिक नहीं है। तो प्रैक्टिकल ना होना लाइफ में, प्रैग्मेटिक ना होना, यानी क्विक्सोटिक, यानी रोमांटिक। यहाँ पे ये रोमांटिक का मतलब नेगेटिव सेंस में है थोड़ा सा। वैसे जो प्रेम वाला जो रोमांस होता है वो भी स्पेलिंग सेम है, वो भी यही रोमांटिक होता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। तो क्विक्सोटिक थोड़ा सा हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। क्विक्सोटिक मतलब जो प्रैक्टिकल ना हो, उसको बोलते हैं क्विक्सोटिक। नेक्स्ट है परिया। परिया शब्द दूसरी भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिया गया है। परिया शब्द का मतलब होता है जिसे समाज से, सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, जिसका बहिष्कार किया जाता है। इसको आउटकास्ट भी बोलते हैं। आउट, जिसे सोसाइटी से आउट कर दिया गया, आउट मतलब बाहर निकाल दिया गया, यानी आउटकास्ट। आउटकास्ट यानी परिया। और जिसे सोसाइटी रिजेक्ट कर दे, कई बार ये अलग अलग कारणों की वजह से होता है। जैसे आप जानते हैं हमारा जो देश है उसमें भी जो कई बार कुछ ऐसे गांव हैं आज भी जिनमें साक्षरता कम है, जिनमें तो वहाँ दलितों को समाज से बाहर रखा जाता है, यानी उन्हें अनटचेबल बोला जाता है कि ये, यानी जो छुआछूत है वो आज भी है। तो अनटचेबिलिटी या कास्ट के कारण भी कई बार लोगों को आउटकास्ट कर दिया जाता है समाज से। या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई दुष्कर्म किया है, कोई घिनौना काम कर दिया, तो उसे भी समाज से निकाल दिया जाता है। सो आउटकास्ट कर दिया जाता है। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, आउटकास्ट या परिया। नेक्स्ट है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग एक शब्द एक भी है, नाउन भी है, संज्ञा भी है, और एक क्रिया यानी वर्ब भी है। डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि पीपल थ्रॉन्ग्ड एट माई प्लेस, यानी कि बहुत सारे लोग मेरी जगह पर आ गए, मेरे घर पर अचानक आ गए। थ्रॉन्ग बोलते हैं भीड़ को, बहुत ज्यादा भीड़, क्राउड जिसे कहा जाता है, बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़, उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रॉन्ग। लेकिन थ्रॉन्ग को एक क्रिया की तरह भी, यानी वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं बहुत सारे लोग अचानक मेरे घर पे आ गए, तो इसको मैं अंग्रेजी में अलग अलग तरह से बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा देयर वॉज अ लार्ज क्राउड दैट केम टू माई प्लेस, या फिर मैं बोलूंगा पीपल थ्रॉन्ग्ड एट माई प्लेस, यानी मैंने थ्रॉन्ग को क्रिया की तरह यूज किया, थ्रॉन्ग के साथ ईडी लगाकर इसको भूतकाल यानी पास्ट टेंस बना दिया। सो पीपल थ्रॉन्ग्ड एट माई प्लेस मीनिंग लोग मेरे घर आ गए। सो जब आप कुछ ऐसा भाव दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, तो आप बोलेंगे क्राउड, या फिर आप इसको मॉब भी बोल सकते हैं, मॉब। हालांकि जो मॉब शब्द है ये थोड़ा सा नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसको जो यूज करते हैं मॉब को, वो जनरली यूज करते हैं गुस्साई भीड़ के लिए। कोई ऐसी भीड़ जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसको बोलते हैं मॉब के लिए। हालांकि मॉब को पॉजिटिव में भी एक दो जगह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं फ्लैश मॉब। फ्लैश मॉब मतलब, जैसे इसको हम यूज करते हैं, कोई ऐसी भीड़ हो जो अचानक डांस करना स्टार्ट कर दे, या जो अचानक कोई नाटक करना स्टार्ट कर दे, तो उसको फ्लैश मॉब बोलते हैं। यानी जो अचानक एकदम से आई, फ्लैश, एकदम अचानक, अकस्मात, एकदम बिना कोई सूचना दिए, तो उसको बोलते हैं फ्लैश मॉब। और अगर आपको भीड़ दिखाना है तो आप बोलेंगे होल्ड, HORDE। होल्ड मतलब बहुत ज्यादा लोग जहां एक साथ हो, यानी क्राउड को होल्ड बोल सकते हैं। लेकिन सावधान, एक अंग्रेजी में शब्द होता है होल्ड, HOARD, और इन दोनों में अगेन जमीन और आसमान का फर्क है। और इस तरह के जो शब्द हैं जो होमोनिम कहा जाता है, होमोनिम यानी जो जिनका उच्चारण एकदम सेम है, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं। होल्ड और होल्ड, इनमें बहुत फर्क है। देखिए अब होल्ड का मतलब क्या है, यानी कि HOARD का मतलब क्या है। HOARD का मतलब है होल्ड का, जब आप किसी चीज को इकट्ठा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एक्यूमुलेट। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई दुकानदार हैं और आपने अपने गोदाम के अंदर बहुत सारा प्याज जमा कर लिया है कि जिससे जब उसका दाम बढ़े तब आप उसे बेच दें। तो यानी आपने क्या किया है, अनियन को आपने होल्ड करके रख लिया, यानी HOARD कर लिया है।
यानी किसी चीज का संग्रह करना, किसी चीज को एक्यूमुलेट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं होर्ड करना, HOARD। लेकिन झुंड या भीड़ को बोलते हैं HORDE। तो होर्ड और होर्ड में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट है स्मर्क। स्मर्क मतलब होता है हंसना, थोड़ा सा एक जैसे होता है कि कई बार जैसे कोई व्यक्ति है जो अपनी हंसी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, यानी वो स्मर्क कर रहा है। यानी जैसे कहते हैं ना कि छुप छुप के हंसना, हल्का सा, थोड़ा सा एक, मतलब बहुत खुल के नहीं हंसना, बहुत ज्यादा चीख के चिल्ला के नहीं हंसना, एक स्मर्क, एक चेहरे पे एक थोड़ा सा एक सीक्रेटली हंसना, थोड़ा सा, उसको बोलते हैं स्मर्क। यानी कि जब आपका जो लाफ्टर है, लाफ लाफ और स्मर्क में फर्क यह है कि लाफ मतलब बहुत ही खिलखिला के हंसना, जिसे हिंदी में कहते हैं खिलखिला के हंसना। लेकिन स्मर्क होता है थोड़ा सा एक चेहरे पे जब आपके एक हल्की सी मुस्कान आ जाए, एक थोड़ा सा जब आप छुपा के हंसने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं कंसील्ड लाफ्टर या कंसीटेड लाफ्टर। यानी कंसीटेड लाफ्टर मतलब छुप के हंसना, थोड़ा सा एक सिली वे में हंसना। तो ये एक कंटेक्स्ट में यूज होता है स्मर्क। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है, When the investigators asked him about the crime, the suspect gave a smirk in reply। यानी कि जब जो जासूस थे या जो पुलिस वाले थे, जब उन्होंने एक व्यक्ति से क्राइम के बारे में पूछा, उसके क्राइम के बारे में पूछा, तो उसने एक स्मर्क दिया, यानी एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई। तो एक नटखट भरी मुस्कान जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं स्मर्क। अगला है चिकनरी। याद रखिए, ये चिकनरी का चिकन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो खाद्य पदार्थ वाला चिकन है या जो एनिमल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चिकनरी अलग है। चिकनरी बोलते हैं किसी को मूर्ख बनाना, किसी को चीट करना, किसी को धूर्त। जिसे आपने एक शब्द सुना है हिंदी में, धूर्त। धूर्त कौन होता है? जो दूसरों को चकमा देना। आप एक हिंदी में शब्द है चकमा, चकमा देना, यानी किसी को मूर्ख बना देना। किसी कोई जैसे जादू टोना वाले जो लोग हैं, कई वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। या मान लीजिए कोई जादूगर है, वो स्टेज पर चढ़कर लोगों को चकमा देता है, लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए चकमा देता है, यानी वो चिकनरी करता है। चिकनरी यानी, अब ये डिपेंड करता है आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। चिकनरी मतलब दूसरे को धोखा देना, मूर्ख बनाना। सो डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी कि आंखों का धोखा, उसे बोलते हैं डिसेप्शन। या सबटरफ्यूज भी बोल सकते हैं। सबटरफ्यूज मतलब है अगेन कोई ऐसा काम करना जो दूसरे को पता ना चले, सीक्रेटली, और उससे दूसरे को चकमा दे देना, यानी सबटरफ्यूज। जैसे कई बार हमारी जो आर्मी है, वो भी छुप के दुश्मन को धोखा दे देती है उसे हराने के लिए, यानी वो सबटरफ्यूज। यानी एक जैसे जो जासूस होते हैं, वो भी एक तरह से सबटरफ्यूज करते हैं। सो सबटरफ्यूज या चिकनरी या डिसेप्शन। आप इसके लिए अगर नॉर्मल शब्द देखें तो ट्रिकरी बोलते हैं। ट्रिक दिखाना कोई, या ट्रिकरी करना, उसने ट्रिकरी करके मुझे बेवकूफ बना दिया और मूर्ख बना दिया या धोखा दे दिया, यानी डिसीट। डिसीट भी बोलते हैं। डिसीट शब्द आता है वर्ब डिसीव से। अगर आप किसी को डिसीव करते हैं, यानी आप उसको धोखा देते हैं, आप उसको उसको चकमा देते हैं, डिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी गलियों में लेफ्ट और राइट टर्न लेना स्टार्ट करूंगा, जिससे वो मुझे आसानी से फॉलो ना कर पाए। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे डिसीव करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मैं डिसीट का सहारा ले रहा हूं या चिकनरी का सहारा ले रहा हूं। सो ट्रिकरी, डिसेप्शन, डिसीट, ये सारे शब्द इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्यूकोलिक। इस शब्द को समझना थोड़ा सा कठिन है। ब्यूकोलिक कठिन क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक मतलब नहीं है, और इसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज ऐसी है जो थोड़ा सा शहर से बाहर है, थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना गांव की, लेकिन एग्जैक्टली भी गांव की नहीं। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े शहर में रहते हैं और आप वहाँ परेशान हो चुके हैं, क्योंकि शहरों की अपनी समस्याएं हैं। वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम है, वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे रहने के लिए उतनी बड़ी जगह नहीं होती। तो आप उसमें थोड़े से परेशान अपने आप को महसूस करते हैं। तो आपने क्या किया, एक दिन आप कहीं गांव की तरफ निकल गए और वहाँ के जो
गांव जाते वक्त जो खेत हैं, खलियान हैं, जो रास्ते में आते हैं, आप उनका मजा ले रहे हैं, यानी आपको एक ब्यूकोलिक एक्सपीरियंस मिल रहा है। ब्यूकोलिक यानी थोड़ा सा जो गांव से रिलेटेड है, थोड़ा सा जो कंट्री साइड जिसे कहते हैं, या जिसे इसके लिए कई और भी शब्द होते हैं, जैसे रस्टिक आप इसे बोल सकते हैं, ये एक अच्छा शब्द है रस्टिक। रस्टिक मतलब थोड़ा सा जो कंट्री साइड, थोड़ा सा जो गांव से रिलेटेड, थोड़ा सा शहर से बाहर, जो ये बहुत पॉजिटिव शब्द है। अब जैसे आप ये एक सेंटेंस देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा है द चर्च। चर्च गिरजाघर को बोलते हैं, जहां पे जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो पूजा करते हैं। द चर्च इज लवली फॉर इट्स ब्यूकॉलिक सेटिंग। अब ये जो फोटो में चर्च है, ये जो गिरजाघर है यहाँ पर, ये बिल्कुल शहर के अंदर नहीं है, ये कहीं शहर के बाहर है कहीं, यानी कि एक ब्यूकॉलिक जगह पे है, ब्यूकॉलिक सेटिंग है, बहुत खूबसूरत जगह पे है, तो उसको बोलते हैं रस्टिक। अगर नॉर्मल शब्द यूज करना चाहें तो रूरल यूज कर सकते हैं, लेकिन रूरल और ब्यूकॉलिक में थोड़ा सा अंतर है। रूरल होता है बिल्कुल ही जो गांव का होता है, जो जैसे रूरल रूरल इंडिया, रूरल इंडिया मतलब जो गांव वाला इंडिया है वो। लेकिन रस्टिक इंडिया आप उसे नहीं बोल सकते। रस्टिक एक क्वालिटी है रूरल की, जो गांव है उसकी क्वालिटी है रस्टिक, लेकिन रस्टिक मतलब गांव नहीं होता। तो आई होप आप इस शब्द को समझने में कामयाब रहे होंगे। और इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है जो कई बार रिपीट हो चुका है, जिसे बोलते हैं पेस्टोरल। पेस्टोरल, पेस्टोरल मतलब भी वही है, रस्टिक या रूरल या ब्यूकॉलिक। थोड़ा सा जो शहर के बाहर, थोड़ा सा आप अगर बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं जैसे एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल एक तो हो गया एग्रीकल्चरल, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि, खाद्य से रिलेटेड हो, वो वाला एग्रीकल्चर नहीं। एग्रीकल्चरल मतलब जैसे मैंने बताया कि जो जिसको देख के थोड़ी गांव की याद आए, जिसको देख के थोड़ा सा शहर के बाहर कोई जगह है उसकी याद आए। और इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है, हालांकि उतना यूज नहीं होता, इसको बोलते हैं इडाइलिक। IDYLLIC, इडाइलिक। इडाइलिक मतलब भी ब्यूकॉलिक। तो ये 5 शब्द हैं, रस्टिक, ब्यूकॉलिक, पेस्टोरल, इडाइलिक और रूरल। सो आई होप द वर्ड इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है मॉडलिन। मॉडलिन होता है बहुत दुखी होना, बहुत ही ज्यादा सेल्फ पिटी। पिटी मतलब होता है दया, अब आपको अपने ऊपर दया आ रही है, अपने ऊपर दया यानी मॉडलिन। उदासी, बहुत ज्यादा उदासी, बहुत ज्यादा इमोशनल, बिल्कुल रोने वाली स्थिति में, इस तरह की जब आप स्थिति में हैं, यानी आप हैं मॉडलिन। मॉडलिन मतलब बहुत ज्यादा उदास यानी सैड। तो सैड, हालांकि सैड और मॉडलिन में थोड़ा सा फर्क है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और अब आप आत्मचिंतन, आत्म मंथन कर रहे हैं, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, और अपने आप में बहुत गिल्टी फील हो रहा है आपको, बहुत ज्यादा आप एक ऐसी स्थिति में जब आप ये जानते हैं आपसे कुछ गलत हो गया, गलती हो गई, यानी आप बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी, अपने आप पे आपको दया आ रही है, अब आप बहुत ज्यादा उदास हैं, रोने की स्थिति में हैं, तो आप उसे बोलेंगे सैड। और सैड के लिए हमारे पास और भी शब्द हैं, जैसे मोरोज। अब ये मोरोज शब्द कहां से आया? मोर मतलब होता है मृत्यु, डेथ। ये एक इसका रूट है मोर, MOR मतलब डेथ। तो मोर शब्द जहां भी मिले समझ जाओ कोई मृत्यु से रिलेटेड चीज है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं मॉर्टल, मॉर्टल मतलब होता है जिसकी डेथ होगी ही होगी। जैसे जो हम सब हैं, हम सब क्या हैं? हम सब मॉर्टल हैं, यानी हम सब नश्वर हैं। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक जो कभी नहीं मरती जिसे बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत मतलब इमोर्टल। अब मॉर्टल का उल्टा हो गया इमोर्टल, यानी जो कभी ना मरे, शाश्वत। जैसे कौन सी ऐसी चीजें जो कभी नहीं मरती? जैसे सत्य, कहते हैं सत्य कभी नहीं मरता, यानी ट्रुथ इज इमोर्टल। इसी तरह से गॉड इज इमोर्टल। तो ये कुछ इमोर्टल मतलब जो शाश्वत, और मोर्टल मतलब नश्वर। तो मोर, अब देखिए जिस चीज का नाश होगा, जो जिस चीज की डेथ होगी, जो चीज मरेगी, यानी मोर। इसमें भी मोर आ गया। मोर मतलब होता है मृत्यु। इसीलिए जहां पर मुर्दे रखे जाते हैं उसे बोलते हैं मोर्चुअरी। मोर्चुअरी, मोर्चुअरी मतलब एक ऐसी जगह जहां पे जो मुर्दा लोग हैं उनको रखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, या किसी की हत्या हो गई, किसी को किसी ने चक्कू मार दिया और उसकी हत्या हो गई, अब उसको लेके कहां जाएंगे? पोस्टमार्टम के लिए। तो देखिए यहां पे भी चीर फाड़ करना यानी पोस्टमॉर्टम। तो इसमें भी मोर आ गया, मोर मतलब मृत्यु। तो किसी का पोस्टमॉर्टम करना यानी उसकी मृत्यु उपरांत उसको चीर फाड़ के देखना, देखना कि उसकी मृत्यु किस तरह से हुई, जो कि डॉक्टर करते हैं कुछ। और भी शब्द हैं मोर से रिलेटेड, जैसे एक शब्द होता है मोरीबंड। मोरीबंड मतलब जो मरने ही वाला है, मोरीबंड है एकदम। तो यहां भी मोर है, मोर मतलब मृत्यु, मोरीबंड मतलब जो मरने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है जो अपने आखिरी चरण में है, 3rd स्टेज में कैंसर के है, बिल्कुल अब मरने ही वाला है, यानी मोरीबंड है।
सो ये सब शब्द यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको शब्द बताया था मोरोज, तो इसमें भी मोर है। अब जो मृत्यु है उसकी चर्चा करते ही आदमी उदास हो जाता है, तो मोरोज मतलब जो बहुत ज्यादा उदास होता है। तो सैड के लिए शब्द होता है मोरोज। तो आई होप अब ये आप ये शब्द कभी नहीं भूलेंगे। वैसे जो उदास हैं इनके लिए और हजारों शब्द हैं अंग्रेजी में, लेकिन एक कंटेक्स्ट होता है अंग्रेजी में कि इससे रिलेटेड, तो हमें सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है जिससे हम शब्दों को याद रखने में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। अगला है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मतलब होता है ऑफेंस या अनोयंस। ऑफेंस एक कॉमन शब्द है। मान लीजिए मैंने किसी को कुछ गलत कह दिया, या मान लीजिए मैंने गलत नहीं भी कहा तो उसने ऑफेंस ले लिया, यानी कि उसने उस बात को गलत तरीके से ले लिया और वो पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा मुझसे उदास हो गया, बहुत ज़्यादा उसने ऑफेंस। जैसे मान लीजिए आपने अगर किसी लेट से कोई व्यक्ति है जिसकी एक आंख नहीं है, और आपने मान लीजिए उसे कुछ ऐसा शब्द कह दिया कि कोई आपने कि आपकी आंख नहीं है, या उसने उस पर ऑफेंस ले लिया, यानी वो चिढ़ गया उस बात से, उसने वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया आपसे, यानी उसने अम्ब्रेज ले लिया। अम्ब्रेज, अम्ब्रेज ले लेना यानी बुरा मान जाना, उसे बोलते हैं अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मतलब अम्ब्रेज ले लेना यानी ऑफेंस ले लेना, दूसरे की बात को गलत ले लेना, या फिर असली में अगर उसने गलत कहा हो तो उस बात पे नाराज हो जाना, उससे बुरा मान जाना, यानी अम्ब्रेज ले लेना। तो अम्ब्रेज बहुत अच्छा शब्द है। अम्ब्रेज के लिए आप बोल सकते हैं ऑफेंस, ऑफेंस ले लेना। तो दोनों ही शब्द हैं, और इसके लिए बस दो ही शब्द हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें समानार्थी शब्द नहीं है, अम्ब्रेज या ऑफेंस। हालांकि इससे उल्टे शब्द भी हैं, यानी इसके जो भिन्नार्थी शब्द भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दृष्टिहीन है और किसी ने उसे अंधा कह दिया। अब या तो वो उस पर अम्ब्रेज ले सकता है या ऑफेंस ले सकता है, या वो उसे एक हल्के में ले सकता है, यानी लाइट हार्टेड, जिसे कहते हैं कि उसने उतना बुरा नहीं माना, उसने अम्ब्रेज नहीं लिया, उसने ऑफेंस नहीं लिया। तो यानी उसने उसको कैसे लिया? उसने उसे लिया विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट एक, वैसे तो एक मुहावरा है एक तरह से, पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे अब बुरा ना मानना, यानी मैंने एक उसको उतना भुला दिया, मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, मैंने उसे लिया पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, तो मैंने उस बात को बुरा नहीं माना। तो या तो आप किसी बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, या आप उसे ऑफेंस ले सकते हैं उस बात पे। या तो आप उस बात से नाराज हो सकते हैं, या उसको आप हंसी मजाक में टाल सकते हैं, जिसे कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। या फिर आप अम्ब्रेज भी यूज कर सकते हैं ऑफेंस के लिए। नेक्स्ट है वैग्रेंट। वैग्रेंट बोलते हैं जो, जैसे अगर मैं इसका हिंदी में एकदम अनुवाद करूं तो घुमक्कड़, जो घूमता ही रहे इधर से उधर। अब ये अलग अलग मतलब निकलते हैं वैग्रेंट के। जैसे एक तो वैग्रेंट, एक तो व्यक्ति वो है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है भीख मांगने के लिए, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति मजबूर हो जाता है इधर से उधर भटकने के लिए, तो उसे भी वैग्रेंट बोलते हैं। या ऐसे व्यक्ति को हम नोमैड भी बोलते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा बंजारा। बंजारा जैसे हमारे हरियाणा या राजस्थान साइड में काफी पॉपुलर है ये वर्ड बंजारा। बंजारा मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते रहते हैं, जो जिनके पास अपना ज्यादा घर नहीं है कोई, या जो बंजारे जैसे कहते हैं। तो वैग्रेंट मतलब घुमक्कड़ या नोमैड। नोमैड मतलब जो जैसे आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, जो एक जगह नहीं ठहरते, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, जैसे पुराने जमाने में लोग जाते थे शिकार के लिए, तो वो नोमैड या वैग्रेंट। अब वैग्रेंट के कई मतलब हैं, तो वैग्रेंट अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भिखारी है या कोई याचक है, शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूँ याचक, याचक मतलब भिखारी जो एक जगह से दूसरी जगह बैगिंग करता हुआ फिरता है इधर से उधर, तो वो भी वैग्रेंट है। मान लीजिए कोई बहुत घूमने का शौकीन है, किसी को अलग अलग देश जाने का शौक है, घूमने का शौक है, तो उसके लिए भी शब्द यूज कर सकते हैं आप ये वैग्रेंट। ये पॉजिटिव सेंस में आप यूज कर सकते हैं। कोई अगर याचक है तो उसमें थोड़ा सा एक वो नेगेटिव टच आ जाता है, लेकिन आप इसको अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को घूमने का बहुत शौक है, तो उसके लिए वैग्रेंट यूज करते हैं बहुत अच्छे सेंस में। या एक और अच्छा शब्द है, वैग्रेंट यूज ना करना चाहें तो इटिनेरेंट। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट मतलब अगेन जो घूमता है, जो या आप यूज कर सकते हैं वंडरर। वंडरर, वंडरर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह वंडर करता है, यानी जो घर से निकल पड़ता है, मुसाफिर जिसे कहते हैं वंडरर। अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो बैगर तो मतलब एकदम भिखारी हो गया, तो बैगर हम यूज नहीं कर सकते, इसका जो सिनोनिम है, लेकिन हम वंडरर यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला मुसाफिर।
या इटिनेरेंट। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं और किसी मान लीजिए आपने कोई ट्रैवल एंड टूर वाला कोई पर्सन है, उससे अपनी बुकिंग कराई, तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे स्केड्यूल दो। मान लीजिए 3 दिन के लिए आप जा रहे हैं शिमला, तो आप अपने ट्रैवल टूर वाले को बोलेंगे कि मुझे इटिनररी दो। इटिनररी यानी मेरा जो घूमने का प्लान है वो बताओ, कि भाई डे 1 पे मैं क्या देखूंगा, डे 2 पे मैं क्या देखूंगा, डे 3 पे आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, किस वक्त खाना खिलाएंगे, तो उसे बोलते हैं इटिनररी। तो इटिनरेंट यानी जो घूमने का प्लान, घूमने का पूरा प्रोसीजर, यानी घूमना एक जगह से दूसरी जगह, उस व्यक्ति को बोलेंगे इटिनरेंट। लेकिन इटिनररी बोलेंगे जो घूमने का जो प्लान है उसे, यानी जो टाइम टेबल है, जो वहां जाके आप क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या एमिनिटीज यानी क्या क्या किस होटल में रुकेंगे, कितने बजे क्या देखेंगे, वो जो पूरा प्लान ट्रैवल टूर वाला आपको देता है उसे बोलते हैं इटिनररी। अगला शब्द है डॉपलगैंगर। ये एक आसान शब्द है। डॉपलगैंगर बोलते हैं हम शक्ल, जो आपका बिल्कुल हू बहू आपके जैसा हो, डॉपलगैंगर। ये इंडोनेशिया का एक बड़ा फेमस व्यक्ति है, इसका नाम है इल्हाम अनास। ये बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसा दिखता है, यानी उनका डॉपलगैंगर है। सो आप इसे डुप्लीकेट बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहें डुप्लीकेट, हम शक्ल, एकदम डुप्लीकेट, या डबल बोल सकते हैं, या डुप्लीकेट। तो इसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, बस आप डॉपलगैंगर याद रखिए, हम शक्ल। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन होता है वो व्यक्ति जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता है, जो किसी विपरीत परिस्थिति में भी घबराए ना, उसको बोलते हैं सैंग्विन। यानी जो कोई मान लीजिए आपदा आ जाए, कोई या कोई कठिन स्थिति आ जाए, उसमें भी सकारात्मक रहे, यानी ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव पर्सन। काफी पॉजिटिव पर्सन जो होता है, आशावादी जिसे कहा जाता है, उसको बोलते हैं सैंग्विन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सैंग्विन अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको लेके वो व्यक्ति काफी ज्यादा पॉजिटिव है, कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो काफी अच्छी होगी, सब अच्छा होगा, आशावादी, उसे बोलते हैं सैंग्विन। तो आप इसे बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो नकारात्मक सोच वाला होता है, आप उसको बोलेंगे नेगेटिव या पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक, पैसिमिस्टिक मतलब नकारात्मक या नेगेटिव। और ऑप्टिमिस्टिक के लिए 2 शब्द आपको एटलीस्ट याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है बुलिश। बुलिश, तो BULLISH, बुलिश। और दूसरा है बायंट। बायंट, BULLISH बुलिश, या BUOYANT बायंट। तो बुलिश मतलब भी है आशावादी, होपफुल। आप इसको अगर नॉर्मल शब्द यूज करना चाहें तो होपफुल। आपने एग्जाम दिया, किसी ने पूछा आप क्या पास हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं आई एम होपफुल, यानी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम बुलिश अबाउट इट, आई एम बायंट। बायंट वैसे थोड़ा एक डिफरेंट शब्द है, लेकिन एग्जाम के लिए आप बायंट को ऑप्टिमिस्टिक के तौर पे रख सकते हैं। वैसे बायंट शब्द बना है बायंसी से, यानी जैसे आप अगर मान लीजिए कोई एक पानी है कहीं पे, आप उसमें एक कोई बर्तन रखते हैं और वो बर्तन पानी में डूबता नहीं है, यानी तैरता है, तैरता रहता है, तो आप बोलेंगे बायंट है। यानी तैरते रहना, यानी एक उम्मीद की किरण दिखाता है वो, कि मैं तैर रहा हूं उम्मीदों के सागर में, तो यानी बायंट। वैसे बायंट के बहुत सारे अलग मतलब हैं, लेकिन इस सेंस में बायंट आप यूज कर सकते हैं। अगला है प्रीन। प्रीनिंग करते हैं। प्रीन के वैसे कई अलग अलग मतलब हैं, लेकिन जैसे प्रीन के देखिए, एक जो प्रीन हम सबसे जो नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं, एक होता है कि जब कोई पक्षी है, मान लीजिए पक्षी है, तो पक्षी के जो पंख हैं उनको प्रीन करना, यानी उन्हें थोड़ा सा स्मूथ करना, साफ करना, उन्हें थोड़ा सा अच्छा दिखने योग्य बनाना, उन्हें एक तरह से। और एक प्रीन का मतलब नॉर्मल सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे वैसे प्रीन शब्द हमेशा पक्षियों के लिए यूज किया जाता है। यानी पक्षी को अगर उसके पंख आप साफ कर रहे हैं, पंख आप थोड़े से उनकी शेप अच्छी कर रहे हैं, तो प्रीन कर रहे हैं, यानी उनको आप अट्रैक्टिव बना रहे हैं, देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, ऐसा बनाना किसी को, उसको बोलते हैं प्रीन करना। तो जनरली ये पक्षियों के लिए किया जाता है। जैसे कई पक्षी ये काम खुद भी करते हैं, जैसे अब ये पक्षी है, ये अपने पंखों को फैला रहा है, यानी प्रीन कर रहा है, थोड़ा सा आकर्षक बना रहा है देखने में, यानी प्रीन करना। तो इसे मिलते जुलते और भी शब्द हैं, जैसे प्रून होता है। प्रून मतलब काटना, थोड़ा सा, जैसे आप प्रूनिंग कर सकते हैं, पत्तियों की कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जो
जो पेड़ की पत्तियां हैं उन्हें काटते हैं जिससे पेड़ थोड़ा अच्छा लगे, यानी प्रूनिंग करना, थोड़ा सा कटिंग करना उस तरह से। लेकिन प्रीन मतलब किसी चीज को आकर्षक बनाना। नेक्स्ट है एरसाट्स। एरसाट्स होता है नकली। आप लेने गए घड़ी एप्पल की, एप्पल की भी घड़ी आती है आप जानते होंगे, एप्पल वॉच, और आपको दे दी किसी और कंपनी की बिल्कुल मिलती जुलती कुछ। तो बहुत सारे जो ग्रे मार्केट होते हैं, जो जहाँ पे जैसे विदेशी सामान बिकता है, चाइना बाज़ार या इस तरह के, वहाँ आपको नकली चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो आपको केयरफुल रहना होता है। तो जैसे एरसाट्स मतलब नकली, आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल भी होता है नकली, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वैसे एक बहुत अच्छा शब्द इसके लिए यूज किया जाता है काउंटरफीट। तो एग्जाम में जो आता है सबसे ज्यादा वो काउंटरफीट आता है। काउंटरफीट यानी नकली, नकली घड़ी, नकली सोना, नकली घड़ी, मतलब कोई भी नकली सामान काउंटरफीट। जैसे मान लीजिए काउंटरफीट करेंसी, आरबीआई जो है वो काउंटरफीट करेंसी रोकना चाहता है, यानी जो नकली नोट है उन पे लगाम लगाना चाहता है, काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट। सो काउंटरफीट, आर्टिफिशियल एडसार्ट्स, ये एक ही शब्द है। नेक्स्ट है मेस्टिकेट करना। मेस्टिकेट करना यानी किसी चीज को चबाना, अच्छे से चबाना, उसे बोलते हैं मेस्टिकेट करना। सो च्यू करना यानी मेस्टिकेट करना। सो ये एक सीधा सीधा शब्द है। नेक्स्ट है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब अगेन जो बहुत ज्यादा उदास, उदासीन, इसे हिंदी में कहते हैं उदासीन, जो बहुत ज्यादा उदास दिखता है, उदासीन चेहरा, जो बिल्कुल रोने की स्थिति में हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था मॉडलिन। सो लुगुब्रियस, लुगुब्रियस मतलब उदासीन। और इसके लिए और भी शब्द हैं जैसे ग्लूमी। मैंने आपको अगर एक याद हो, मैंने कहा था मोर मतलब मृत्यु, तो मोरोज एक शब्द बताया था, तो मोरोज भी लुगुब्रियस ही है। ग्लूमी मतलब उदासीन, ग्लूमी मतलब भी है उदासीन। अनहैप्पी, अगर बिल्कुल ही सिंपल अंग्रेजी चाहें तो अनहैप्पी, जो हैप्पी नहीं है वो अनहैप्पी है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं डोलफुल। डोलफुल मतलब भी बहुत उदास। डोलफुल का बिल्कुल उल्टा शब्द है ग्लीफुल। ग्ली मतलब जो प्रसन्नता, ग्ली मतलब प्रसन्न, ग्लीफुल मतलब प्रसन्नता, मतलब जो ग्लीफुल है मतलब काफी प्रसन्न है, प्रसन्न व्यक्ति को बोलेंगे ग्लीफुल। और प्रसन्नता को बोलेंगे ग्लीफुलनेस। और इसको मॉर्न भी बोल सकते हैं, मॉर्नफुल, यानी जो अगेन उदास है, मॉर्न कर रहा है किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब भी होता है बहुत ज्यादा उदास व्यक्ति जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ। तो उदास के लिए तो खैर बहुत ही सारे सारे शब्द हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये मेन मेन है। ग्लूमी, मोरोज, मिजरेबल, अनहैप्पी, मॉर्नफुल, डोलफुल। लेकिन ग्लीफुल याद रखिए, ग्लीफुल बिल्कुल उल्टा है। वैसे इसको सलन भी बोल सकते हैं, SULLEN, सलन मतलब भी होता है या फिर डेस्पॉन्डेंट, डिजेक्टेड, बिल्कुल उम्मीद की किरण ही ना हो जिसके पास, बिल्कुल इतना ज्यादा उदास, डिजेक्टेड, एकदम डिजेक्टेड दिखना। कोई पेपर है, पेपर मिस हो गया तो आप एकदम डिजेक्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल उम्मीद की कोई किरण ना होना, उदास हो जाना। सोरोफुल, सोरो मतलब भी होता है उदासी। नेक्स्ट है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट बोलते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जो बिल्कुल याचक, जिसे मैंने कहा था बैगर, तो बैगर बहुत ही गरीब, मेंडिकेंट पुअर एकदम गरीब, डेस्टिट्यूट मतलब बिल्कुल गरीब जिसके पास कुछ भी ना हो, एकदम जो सड़क पे हो, डेस्टिट्यूट। तो ये सारे शब्द उनके लिए हम यूज करते हैं। बैगर, मैंने आपको जैसे एक शब्द बताया था वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, तो बैगर एक लूजली हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए एक और शब्द यूज कर सकते हैं, वैगा बॉन्ड। ये एक अच्छा शब्द है, थोड़ा सा कठिन है, वागा बॉन्ड या वैगा बॉन्ड। ज्यादातर लोग इसे वागा बॉन्ड बोलते हैं। वागा बॉन्ड भी मतलब वही जिसके पास कुछ नहीं होता, निर्धन, याचक, भिखारी, मेंडिकेंट, तो ये सब सेम है। मॉल, मॉल मतलब एकदम कुचल देना, बिल्कुल मतलब ये शब्द हम वैसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं टाइगर के लिए, जो बाघ होता है, बाघ या शेर, लायन के लिए, या जैगुआर, या इस तरह के जो जो पकड़ लें एकदम किसी व्यक्ति को और एकदम बिल्कुल उसी वक्त कुचल दें, बिल्कुल चीर फाड़ दें, मॉल कर दें एकदम। तो किसी को चीर फाड़ के रख देना, मार देना, एकदम खत्म कर देना, यानी मॉल कर देना। तो मॉल मतलब एकदम किसी को चीर फाड़ देना बिल्कुल तुरंत। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, मैन वाज मॉल्ड बाय अ टाइगर एट द लंदन जू। सो एक व्यक्ति को मॉल कर दिया बाघ ने लंदन जू में। नेक्स्ट है मार्टिनेट। जो व्यक्ति डिसिप्लिन के मामले में बिल्कुल एकदम पक्का है उसे बोलते हैं मार्टिनेट, यानी बिल्कुल डिसिप्लिन के मामले में एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो है मार्टिनेट। तो जो आर्मी वगैरह में जो लोग होते हैं वो मार्टिनेट होते हैं। डिसिप्लिनेरियन, ओबीडियंट,
बिल्कुल टाइम के एकदम पाबंद, समय के पाबंद, बिल्कुल तो उस व्यक्ति को कहा जाता है मार्टिनेट। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वेरी गुड वर्ड। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। देखिए पॉलीग्लॉट होता है, देखिए अब दो शब्द हैं जो जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक होता है पॉलीग्लॉट और एक होता है लिंग्विस्ट। तो दोनों में बहुत फर्क है और बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है, सिंपल, बहुत सिंपल। मैं हूं, मान लो अगर मैं फ्रेंच भी बोलता हूं, मैं फ्रांसीसी भाषा, मैं स्पेन की भाषा भी बोलता हूं, मैं ग्रीक यानी मैं यूनानी भाषा भी बोलता हूं और हिंदी भी बोलता हूं और तमिल भी बोलता हूं, तो मैं पॉलीग्लॉट हूं। क्लियर। लेकिन एक व्यक्ति है जो लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, जैसे मान लीजिए मुझे फ्रेंच भाषा में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रेंच भाषा पे रिसर्च शुरू कर दूंगा। फ्रेंच भाषा कहां से आई, कहां बनी, कौन कौन से शब्द इसमें लिए गए, यानी किसी भाषा को स्टडी करना, वो है लिंग्विस्ट। लेकिन बहुत सारी भाषाएं बोल पाना, वो है पॉलीग्लॉट। अब आपको याद कैसे रखें कि किस शब्द का मतलब क्या है, बड़ा आसान है। पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा। क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा आप डायग्राम बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी लाइन है, तो वो पॉलीगन हो गया। पॉलीगन मतलब जिसमें बहुत सारी लाइनें हैं, पॉलीगन, पॉलीग्लॉट। तो पॉली मतलब बहुत सारी, तो पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी भाषाएं बोल सके, और लिंग्विस्ट मतलब जो व्यक्ति भाषाओं को एक साइंस की तरह स्टडी करता है कि भाषा कहां से बनी, कैसे बनी, भाषा का फ्यूचर क्या है, इस भाषा में कौन कौन से शब्द किस भाषा से लिए गए, तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है अमलगमेट। अमलगमेट करना मतलब मिक्स करना, बिल्कुल सिंपल शब्द है अमलगमेट, यानी मिक्स करना। मिक्स, अब देखिए इसमें डिपेंड करता है किस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं। एक तो है कि मान लीजिए मैंने लेट से मैंने बहुत सारी सब्जियां ली, या मैंने और उनको आपस में मिक्स कर दिया, तो एक तो नॉर्मल मिक्सिंग होती है जो हम घरों में करते हैं। एक होता है, जैसे ये शब्द आया कहां से, मैं आपको ये भी बता देता हूं। जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक, वो क्या करते हैं, दांत में आपने सुना होगा चांदी भरते हैं, वो चांदी वो अमलगम होता है। तो मरकरी जो होता है इसका कंपाउंड होता है, अगर आप मरकरी यानी Hg, इसको आप दूसरे मेटल के साथ मिला देते हैं, दूसरी धातुओं के साथ, तो अमलगम बन जाता है, और अमलगम दांत में भरा जाता है। तो मिक्स करते हैं जब आप मरकरी को मेटल के साथ, यानी मिक्स करने को हमने फिर शब्द अमलगम से बना दिया अमलगमेट। अमलगमेट करना यानी चीजों को मिलाना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये कई सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक कंपनी है ए और एक दूसरी कंपनी है बी, और ये दोनों कंपनी आपस में मिलके एक हो गई। क्लियर। यानी ये मिक्स हो गई, लेकिन फिर आप मिक्स नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे मर्ज। तो मर्जर, मर्जर यानी मर्ज कर जाना, एक मतलब दो कंपनी आपस में मिल गई, मिलके उन्होंने एक बना दी, तो वो उन्होंने आपस में मर्ज कर गई, अमलगमेट हो गई, यानी मर्जर। तो अलग अलग सेंस में इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन आप अमलगमेट मतलब दो चीजों का मिलके एक हो जाना। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल, देखिए अब इंडेलिबल के अलग अलग मतलब हैं। एक इंडेलिबल होता है, मान लीजिए आपने सफेद रंग की शर्ट पहनी है और उस पर काले रंग की शाही यानी इंक आपने गिरा दी, और वो ऐसी गिरी कि वो वहां से मिट ही नहीं पाई। तो इंडेलिबल को अंग्रेजी में बोलते हैं, आपने 15 बार धोने की कोशिश करी पर तब भी वो दाग नहीं गए। इंडेलिबल मतलब अमिट, अमिट। लेकिन अब इसके देखिए कई सारे मीनिंग है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, मैं अमिताभ बच्चन से मिला, और अमिताभ बच्चन से मैंने आधे घंटे बात की, और उन्होंने जो चीजें मुझे कहीं, वो मुझ पे एक अमिट छाप छोड़ गई। अब यहां पे अमिट का मतलब कुछ और है। यहां पे अमिट का मतलब वो नहीं है कि कोई चीज वो स्टेन्स आ गए आप उन्हें मिटा नहीं पाए। अमिट मतलब कोई ऐसी चीज जो जाने का नाम ना ले, उसे बोलते हैं अमिट। तो इनडेलिबल मतलब अमिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला की जो कहानी है, वो मुझ पर एक इनडेलिबल इंप्रेशन छोड़ गई, यानी अमिट छाप छोड़ गई। इनडेलिबल इंप्रेशन मतलब अमिट छाप। और एक इनडेलिबल मतलब होता है जो स्टेन होते हैं, यानी जो दाग होते हैं, वो जब जाए ना तो वो भी अमिट है। तो आपने कोई शर्ट है उस पर दाग आ गए तो वो भी इनडेलिबल है। सो इनडेलिबल मतलब अमिट। नेक्स्ट है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मतलब वो कोई ऐसी चीज जो आपको नींद दे दे, जो नींद दे दे, नींददाई, निंदादाई, नींददाई, निंदादाई नहीं, नींददाई। निंदा मतलब तो होता है इंसल्ट करना, वो एक अलग चीज है। तो नींददाई को बोलते हैं सोपोरिफिक। कोई ऐसी चीज जो आपको नींद दे दे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी पिक्चर देखी जिसने आपको सुला दिया, यानी वो एक सोपोरिफिक मूवी थी। क्लियर। इसी तरह से
जैसे फॉर एग्जाम्पल द मूवी हैड अ समवट सोपोरिफिक इफेक्ट ऑन द किड। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई हो सकता है कोई टीचर हो जिसके लेक्चर में आपको नींद आती हो, तो यानी कि वो लेक्चर कैसा था, सोपोरिफिक था, यानी कोई ऐसी चीज जो आपको नींद दे दे। तो जो स्लीप दे दे, जो ट्रैंक्विलाइजर जैसे होते हैं वो भी सोपोरिफिक हैं, या सेडेटिव बोल सकते हैं आप लूजली उसे। नेक्स्ट, सॉर्सरी, जादू टोने को बोलते हैं सॉर्सरी करना। और जो जादू करता है उसे अगर मेल है तो बोलेंगे विजर्ड, और फीमेल है तो बोलेंगे विच। तो सॉर्सरी, जादू टोना, काला जादू करना, ब्लैक मैजिक करना, तो ब्लैक मैजिक को बोलते हैं सॉर्सरी। जैसे भारत में कई जगह, कई शहर हैं जो जहाँ सॉर्सरी के लिए फेमस हैं, ब्लैक मैजिक के लिए फेमस हैं। कोलकाता है, असम में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है जो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है। तो सॉर्सरी के लिए ये फेमस है। सॉर्सरी मतलब ब्लैक मैजिक करना, विजर्डरी करना। मैं दो तीन शब्द बताता हूँ जो आपको पता होने चाहिए। पहला होता है ऑकल्ट, ऑकल्टिज्म, या मान लीजिए कोई आपको बोलता है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस मतलब जादू टोने से रिलेटेड। जैसे कई जगह ऐसा माना जाता है कि चौराहे पे से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि चौराहे पे लोग कुछ रख देते हैं तो वो भूत आ जाता है आपके अंदर। यानी ये सब ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ऑकल्टिज्म, ऑकल्टिज्म आप इसे बोल सकते हैं। विजर्डरी बोल सकते हैं, विजर्ड जादूगर जो करे वो क्या है, विजर्डरी। सो विजर्डरी मतलब यानी जादू टोना करना। ऑकल्टिज्म, ऑकल्ट, ये सारे शब्द एक ही हैं। विच क्राफ्ट, यस, ये शब्द है विच क्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। विच क्राफ्ट मतलब भी वही है, जादू टोना या इस तरह की चीजें करना। और विच क्राफ्ट को बहुत बड़ा अपराध माना जाता था पहले के टाइम में। अगर कोई विच क्राफ्ट करता था तो उसको फांसी की सजा दी जाती थी, या उसको उसकी गर्दन काट दी जाती थी। सो विच क्राफ्टिंग वॉज अ बिग क्राइम इन द प्रीवियस डेज इन मैनी कंट्रीज। एंडियरमेंट, एंडियरमेंट दिखाता है कि आपको कोई चीज बहुत प्रिय है। एंडियरमेंट मतलब कोई बहुत प्रिय है, उसको बोलते हैं एंडियरमेंट। अब एंडियरमेंट मतलब क्या है, एंडियर, डियर मतलब कोई आपको प्रिय हो, एंडियरमेंट मतलब अपना स्नेह दिखाना, एक्सप्रेस करना, अपना लव, अपना अफेक्शन किसी को दिखाना, दैट इज कॉल्ड एंडियरमेंट। सो एंडियरमेंट मतलब अपना किसी को अफेक्शन दिखाना, प्यार दिखाना, प्रेम दिखाना, अपनी किसी को फॉन्डनेस दिखाना। फॉन्ड मतलब किसी चीज को पसंद करना, फॉन्डनेस अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट, अपनी वार्मथ किसी को दिखाना, उसे बोलते हैं एंडियरमेंट। नेक्स्ट है डाउटी, डोटी या डाउटी। डाउटी बोलते हैं बहुत ज्यादा जो हार ना माने, जो लगा रहे, जो एकदम साहसी, जिसमें साहस बहुत ज्यादा हो, उसको बोलते हैं डॉटी। जैसे ये जो सज्जन है इस चित्र के अंदर, ये हैं स्टीफन हॉकिंग। ये बचपन से सेरिब्रल पाल्सी के मरीज हैं लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज है। इनका जो शरीर है वो उतना थोड़े से ये अपंग है, चल फिर नहीं पाते खुद से, लेकिन इनका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प है। इन्होंने हार नहीं मानी और आज ये दुनिया के सबसे जाने माने साइंटिस्ट में से एक हैं। तो इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। यानी ये डाउटी हैं, इनमें साहस है, करेज है इनके अंदर, और जिसके अंदर करेज होती है दुनिया उसको सलाम करती है। सो साहसी व्यक्ति को बोलते हैं डॉन्टलेस। डॉन्टलेस एकदम जो हार ना माने, लगा रहे, जिगर हो जिसके अंदर, डिटरमिन्ड, फियरलेस। यस, ये बहुत अच्छा शब्द है, फियरलेस। फियर को बोलते हैं ट्रेपिडेशन, और जिसके अंदर फियर ना हो वो हो गया इनट्रेपिड। इनट्रेपिड मतलब जिसमें साहस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी जो स्पिरिट है, जिसका साहस कोई तोड़ ना सके, जिस व्यक्ति को तोड़ा ना जा सके, इनडोमिटेबल स्पिरिट। इनडोमिटेबल मतलब है अगेन बहुत ज्यादा साहसी। intrepid, spirited, unflinching, undaunted, confident, unabashed, unfaltering, unflagging, bold, bold व्यक्ति, करेज वाला, साहसी, ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब भी होता है साहसी। तो मैं कम से कम 1000 शब्द आपको बता सकता हूं, लेकिन आपके लेवल तक ये शब्द आप जो मैंने लिखे हैं बस इन पे ध्यान दीजिए। बोल्ड, ऑडेशियस, डॉन्टलेस, फियरलेस। फियरलेस एक कॉमन हो गया, फियर मतलब डरना, डर। फियरलेस मतलब जिसमें फियर ना हो। इनट्रेपिड एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें। इनडोमिटेबल भी एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। बोल्ड और ऑडेशियस। एस्टाउंड, एस्टाउंड मतलब आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित को बोलते हैं एस्टाउंड। ग्रेट सरप्राइज, एक तो सरप्राइज हो जाना, अमेज हो जाना। अमेज, अमेज मतलब ये वर्ब की तरह यूज होता है, अमेज। और आश्चर्यचकित मतलब अमेज्ड, और आश्चर्य को बोलते हैं अमेजमेंट। अमेज एक और शब्द है एस्टाउंड का, जिसको बोलते हैं एस्टोनिश।
जब मैंने अपने नंबर देखे तो मैं एस्टॉनिश्ड रह गया, यानी मैं एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, मेरी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध था वो। या फिर आप इसके लिए एक शब्द है स्टैगर, स्टैगर भी बोल सकते हैं। मैं एकदम आई वॉज स्टैगर्ड, दिस इज स्टैगरिंग। इंडिया ने 500 रन बना दिए एक वनडे मैच में। दिस आप किसी कहीं सुनते हैं तो आप बोलेंगे दिस इज स्टैगरिंग, अनबिलीवेबल। मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। दिस इज स्टैगरिंग, इसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। आई एम फ्लैबर गास्टेड, मैं भौचक्का रह गया हूं, मैं स्तब्ध हो गया हूं। तो ये अलग अलग तरह से आप इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा नाटकीय तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको याद कराने के लिए। वैसे मैं आपको शब्द बताता हूं इसके लिए। इसको बोलते हैं फ्लैबर गास्टेड। फ्लैबर गास्टेड, फ्लैबर गास्ट से बना फ्लैबर गास्टेड, यानी आश्चर्यचकित हो जाना, इतना ज्यादा हैरान हो जाना कि एकदम जिसे कहते हैं मैं एक बुत बन गया, मैं एक पत्थर की तरह बन गया, मैं हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से, यानी मैं फ्लैबर गास्टेड, फ्लैबर गास्ट हो गया। तो एस्टाउंडेड, एस्टॉनिश्ड, स्टैगर्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, सबका मतलब एक ही है। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो खाने पीने का, भोजन पान का बहुत ज़्यादा शौकीन है, जो भोज पान का शौकीन है। भोजन, अलग अलग तरह के ड्रिंक्स, अलग अलग तरह की शराब, मदिरा पान का शौकीन, मदिरा का सेवन, या हर चीज़ जो खाने और पीने की है जिसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखता है, बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करता है उस चीज़ को, उसको बोलते हैं एपिक्योर। बहुत ज़्यादा जिसे खाने और पीने दोनों में मज़ा आता है उसे बोलते हैं एपिक्योर। इसको अल्कोहलिक नहीं बोल सकते, अल्कोहलिक एक स्लाइटली नेगेटिव वर्ड है। अल्कोहलिक होता है जो शराबी, वो एक अलग है। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो शराब को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाता, या किसी भी ऐसी चीज को जो नशा दे उसे हाथ नहीं लगाता, उसे बोलते हैं टी टॉटलर, टी टॉटलर। नेक्स्ट है फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग मतलब किसी की शिनाख्त करना, हिंदी में बोलते हैं, ये शायद उर्दू शब्द है शिनाख्त। जैसे आप एयरपोर्ट पे होते हैं तो आपके जो आपकी तलाशी ली जाती है, हिंदी में तलाशी। फ्रिस्किंग यानी तलाशी लेना। आपने कोई हथियार तो नहीं छुपाए हुए अंदर कपड़ों के अंदर, तो उसको बोलते हैं फ्रिस्किंग, फ्रिस्क करना। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, हिंदी में फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। जिसका कोई इफेक्ट ना हो, जो एकदम यूजलेस, जिसका जो बिल्कुल व्यर्थ हो। फॉर एग्जाम्पल, हरभजन सिंह मेक्स अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू सेव द फोर, यानी एक बॉल जा रही थी चौके के लिए और हरभजन सिंह ने छलांग लगाई बॉल को रोकने के लिए, लेकिन उनका जो अटेम्प्ट था, उनका जो प्रयास था, वो एकदम व्यर्थ हो गया, यानी फ्यूटाइल हो गया। हरभजन सिंह जो अभी अभी बाप बने हैं, इनकी जो पत्नी है वो है गीता बसरा, और इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक इन संतान को, जिन्होंने गीता बसरा ने जन्म दिया है। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट होता है मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण, बिना सोचे समझे कोई काम करना, उसे बोलते हैं इम्प्यूडेंट। जिसमें बिल्कुल कोई पर्सन सोचे ना करने से पहले, उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट के अलग अलग मतलब निकलते हैं। आप इसको इम्पर्टिनेंट भी बोल सकते हैं। इम्पर्टिनेंट मतलब जो उस चीज से रिलेटेड ना हो। प्रूडेंट ना हो। प्रूडेंट होता है जो सोच समझ के फैसला ले उसे, या लॉजिकल, जिसमें लॉजिक हो, उसे बोलते हैं प्रूडेंट। और यहां पे बोल रहे हैं इम्प्यूडेंट, यानी बिल्कुल ही सोचे समझे वाला ना हुआ, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति रेस्पेक्ट ना दिखाना, एक इम्प्यूडेंट मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। उसके लिए इसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। शेमलेस भी बोल सकते हैं आप इसे, शर्मनाक, जो रेस्पेक्ट ना दिखाना, या इममोडेस्ट भी बोल सकते हैं, इममोडेस्ट। ये है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब इम्पर्टिनेंट, रेस्पेक्ट ना दिखाना, सोच विचार के व्यवहार ना करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूडेंट बिहेवियर। हाइपरबोल होता है 10 का 100 बताना, कोई 10 है चीज उसे 100 बताना, यानी जरूरत से ज्यादा बखान करना, उसे बोलते हैं एग्जैगरेट करके बताना चीजों को, अपनी बड़ाई करे जाना, हाइपरबोल, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माउंटेन ऑफ होमवर्क, यानी आज मुझे जो होमवर्क मिला है वो एक पहाड़ जैसा है। अब इसमें जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है, वो हाइपरबोल कर रहा है। हाइपरबोल के लिए एक, वैसे हिंदी में आपने शब्द मैं नहीं जानता, सुनाओ, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति करना यानी जरूरत से ज्यादा करके चीजों को बताना, वो होती है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जैसे आपने एक वो सुना होगा, एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, यानी एक बच्चा अपनी माँ से कहता है
मम्मी मुझे वो चंदा वाला खिलौना चाहिए, चांद मुझे खिलौने के रूप में चाहिए, यानी ये एक अतिशयोक्ति है। आप चांद को एक खिलौना बना के मांग रहे हैं, यानी एक अतिशयोक्ति कर रहे हैं। इसी तरह से एक और अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल होता है, जैसे जो राणा प्रताप थे। राणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक, तो वो चेतक जो था उस पर कई बार अतिशयोक्ति करते हैं कि चेतक, इससे पहले राणा प्रताप सोचते कि समुद्र कैसे पार किया जाए या नदी कैसे पार की जाए, चेतक दूसरी तरफ था। यानी बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताना, एग्जैगरेट करके बताना, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। अगला है रेनेगेड। रेनेगेड बोलते हैं गद्दार को, गद्दार उसको बोलते हैं रेनेगेड। जो धोखा दे, जो अपने ही लोगों को बिट्रे करे, बिट्रे मतलब धोखा देना, अपने ही लोगों को धोखा देना, गद्दार, दैट इज रेनेगेड। सो ये अलग अलग सेंस में यूज करते हैं रेनेगेड। गद्दार कई बार जो अपने देश को धोखा दे, अपने परिवार को धोखा दे, या अपने प्रिंसिपल्स को धोखा दे, जैसा जो कहता है वैसा ना करे, तो वो भी एक गद्दारी है एक किस्म की, तो दैट इज रेनेगेड। रेवरी। रेवरी मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना। इसके लिए एक बहुत अच्छा इडियम है, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना, यानी बिल्ड कासल्स इन द एयर, दैट इज कॉल्ड रेवरी। रेवरी मतलब दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, दैट इज कॉल्ड रेवरी। अपने ख्यालों में खोए रहना, आप आपके आसपास क्या हो रहा है उससे अनजान रहना या ओब्लिवियस रहना। मैंने ये जो वीडियो स्टार्ट किया था वो ओब्लिवियस शब्द से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है पर्सपिकेसियस। पर्सपिकेसियस मतलब सोच समझ के काम करना, चीजों को देखने का, चीजों को समझने का गुण होना आपके अंदर, इनसाइट होना, उसको बोलते हैं पर्सपिकेसियस। आपके अंदर चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग होना, दैट इज कॉल्ड पर्सपिकेसियस। नेक्स्ट है मैशिनेशन। मैकिनेशन मतलब प्लान, कोई एक प्लान बनाना या स्कीम बनाना, उसको बोलते हैं मैशिनेशन। इसका मैकिनेशन या मैशिनेशन का मशीन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सोप ओपेरा व्यूअर्स वर एंशियस टू सी द नेक्स्ट मैशिनेशंस ऑफ द शोज विलन। जो धारावाहिक के जो व्यूअर थे, उन्होंने जो उस धारावाहिक का विलन था उसके अगले प्लान क्या होंगे ये देखने के लिए वो आतुर थे। सो मैकिनेशन मतलब प्लान। अम्टीन मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। मैं आज गया, मैंने वहां अम्टीन एलिफेंट्स देखे, कई सारे, एक से ज्यादा, बहुत सारे, उन्हें बोलते हैं अम्टीन। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अम्टीन पीसेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू कैश अ चेक। यानी आपको अगर कोई चेक कैश कराना हो तो आपको बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो KYC नॉर्म्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन चाहिए होते हैं। तो इस तरह से अम्टीन मतलब बहुत सारे। फेस्टियस मतलब फेस्टियस मतलब कोई ऐसा जिसे बोलते हैं कटाक्ष, यानी कटाक्ष मारना, कोई एक सीरियस बात के ऊपर कई बार एक उसका मजाक उड़ाना, जहां वहां अनुचित अनुचित मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं फेस्टियस। फेस्टियस रिमार्क। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जो एक बीजेपी की एक नेता है, वो मुंबई में ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, जहाँ पे पानी की कमी है, और वहाँ पे वो सेल्फी लेने लगी उन इलाकों में जाके। और ये एक फेस्टियस चीज़ है, इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर है। ये मजाक बहुत अच्छा मजाक नहीं है, इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, फेस्टियस। सीरियस बात पे कोई अननेसेसरी का उसको एक लाइटली लेने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड फेस्टियस। सो ये थे कुछ शब्द वोकेबुलरी के। इनमें वैसे तो 50 शब्द थे, लेकिन कम से कम मैंने हर शब्द के आपको 5 या 4 अलग से शब्द बना दिए। अगर आप ये वीडियो सिंसियरली देखते हैं तो आपके कम से कम 200-250 शब्द इसमें कवर हो जाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। लगभग मेरा ये 8वां वीडियो, मैं गलत नहीं हूँ तो, और अगर आप मेरे 8वां वीडियो देख लेते हैं तो आपकी वोकेबुलरी लगभग 2000 शब्दों की हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखें और उसके बाद इन्हें कोशिश करें कि अपने जीवन में यूज़ करें। जब आप किसी के साथ बात करते हैं, जब आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहने दीजिए, उन्हें लगेगा आप अपनी इंग्लिश झाड़ रहे हैं, लेकिन और जनरल जो कहीं पे आपको मौका मिले तो आप इन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।